हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने कल की वीडियो में देखा होगा चैप्टर नंबर 1 का 10th क्लास की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 मैंने आपको पढ़ाया है। उसमें 6 पॉइंट्स हैं। चैप्टर का नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। तो आज का जो टॉपिक है वो है द मेकिंग ऑफ अ नेशनलिज्म इन यूरोप। ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का, तो आप लोग ध्यान से सुने। द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो यूरोप में क्या आ गया था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया था। एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्योंकि वो आ गया था 3 टाइप की सोसाइटी, मतलब 3 टाइप की क्लास फॉर्म हुई थी। कौन कौन सी? सबसे पहले हुई थी एस्ट्रोसेट्री, फिर थी पिजेंट्री, फिर थी मिडलमैन। और एरिस्टोक्रेसी को समझेंगे। वो लोग थे, रिच थे, अल्ट्रा रिच थे, जिनको हम एल्ट्रीज भी बोलते हैं। ठीक है। एंड ये पॉपुलेशन में बहुत ही ज़्यादा कम थे। ये बात मैं कर रही हूँ कि 1750 की, मिड 18th सेंचुरी की। उसके बाद आती है पिजेंट्री। पिजेंट्री जो थी मेजॉरिटी में थी। पिजेंट्री किसके लिए काम करती थी? एरिस्टोक्रेसी के लिए, एरिस्टोक्रेसी के लिए। उसके बाद मिडल मैन, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया तो उसके चलते चलते एक तीसरी क्लास भी फॉर्म हुई थी जिसका नाम था मिडल मैन। ये लोग एजुकेटेड थे। और मिडल मैन में कौन आते हैं? जैसे बिजनेसमैन, डॉक्टर, क्लर्क। ओके, ये 3 थी क्लासेस। अब देखिए, मैंने आपको बताया है मिड 18th सेंचुरी थी, यानी 1750 में। अब यूरोप में काफ़ी ज़्यादा एम्पायर थे, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग एम्पायर्स थी जिनकी डिफरेंट लैंग्वेज होती थी। अगर हम बात करनी होती थी तब भी लैंग्वेज अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। कल्चर अलग था, ट्रेडिशनल अलग था। जो लोग थे यूरोप के, उनको डिफ़िकल्टी हो रही थी एक नेशन स्टेट बनाने में। वो क्या बनाना चाहते थे? नेशन स्टेट। वो क्या बनाना चाहते थे? नेशन स्टेट बनाने में वो क्या बनाना चाहते? नेशन स्टेट। जैसे मैंने आपको बताया कि उन्हें क्या चाहिए थी? कलेक्टिव बिलोंगिंगनेस, कॉमन एक कॉमन आइडेंटिटी चाहिए थी। ओके, सो क्या हुआ यूरोप में नेशनलिज्म लाने के लिए और एक नेशन स्टेट बनाने के लिए जो मिडल मैन जो थे, यानी कि जो एजुकेटेड लोग थे, वो एक दो आइडियोलॉजी के साथ, विचार के साथ सामने आए थे। कौन कौन से थे वो 2 विचार या 2 आइडियोलॉजी? एक थी नेशनल यूनिटी और एक थी लिबर नेशनलिज्म। अब नेशनल यूनिटी जो थी उसके ऊपर बेस थी कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेड, ट्रैटरी। ओके। और जो लिबरली नेशनलिज्म था वो किसके ऊपर बेस्ड था? यूरोप शुड बी फ्री। एक तो यूरोप जो वो फ्री होना चाहिए, उसको फ्रीडम होनी चाहिए, हर एक इंसान को फ्रीडम होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट के कौन इलेक्ट करेगा? पीपल लोग। पीपल जो है गवर्नमेंट, पीपल जो है इलेक्ट करेगा गवर्नमेंट को। डेमोक्रेसी होनी चाहिए। एंड डेमोक्रेसी नहीं है तो कॉन्स्टिट्यूशन मोनोक्रेसी होनी चाहिए। अगर कोई राजा भी रूल करेगा तो लोगों के हिसाब से रूल करेगा। प्रॉपर्टी राइट होनी चाहिए, टैक्स नहीं होने चाहिए, ट्रेड बैरियर्स जो हैं वो रिमूव होने चाहिए। मतलब ये तो 2 आइडियोलॉजी कौन सी थी? नेशनल यूनिटी और लिबरल नेशनलिज्म। के साथ कौन आए थे? मिडल मैन आए थे। अब मैंने आपको बताया था नेपोलियन के राज में ट्रेड बैरियर्स थे और जब नेपोलियन के प्रैब ने हराया था नेपोलियन को, तब भी वो ट्रेड बैरियर्स चले जा रहे थे यूरोप के अंदर। तब भी वो एग्जिस्ट करते थे। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दूं कि वो दिल्ली से उत्तर प्रदेश जाना है, यूपी जाना है, एंड आपको कुछ ट्रेड्स करना है, मतलब आपको कुछ सामान भेजना है, पहुंचाना है वहाँ पे, तो आपको 11 कस्टम ड्यूटीज, वो भी 5% की हर जगह पर पे करनी पड़ेगी। उससे क्या होगा? लॉस होगा। सिमिलरली यूरोप में भी उन्हें ट्रेड्स करनी होती थी स्टेट टू स्टेट। उन्हें 11 कस्टम ड्यूटीज 5% देनी पड़ती थी।
अब जिसके भी ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा लॉस होता था, वैसे नेपोलियन ने ट्रेड बैरियर्स इसलिए लगाए थे ताकि वो जो है वैसे और पावर कमा सके। और ये भी बता दूं आपको कि यूरोप के अंदर बहुत सारे हर ट्रेड्स के अलग अलग करेंसी थी। अब इंडिया में तो 28, 29 जितने भी स्टेट्स हैं सबके अलग अलग करेंसी होती है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाए। तो इसलिए यूरोप में डिफरेंट वेट्स और डिफरेंट मेजर्स की प्रॉब्लम थी। अब लोग जो उनकी लॉस हो रहे थे तो उन्होंने सोचा कि नेपोलियन चला गया तो अब नेपोलियन के रूल्स को क्यों माने और सारे ट्रेड बैरियर्स को हटाना चाहिए, हमें इन बैरियर्स को क्यों माने। ठीक है, इसी चीज के कारण आइडिया था नेशनलिज्म का, वो आया था। अब मैं बात कर रही हूँ 1834 की। तो ज़ोलबीरन एक कस्टम यूनियन था, वो फॉर्म हुआ था कौन से ईयर में? 1834 में। जो ज़ोलबीरन था वो 2 रिफॉर्म लेकर आया था। कौन कौन से फॉर्म? एक टाइप की बॉडी थी, कंस्ट्रक्चरल बॉडी। एंड कौन से 2 रिफॉर्म लेके आया था? एक तो उसने सारी की सारी ट्रेड बैरियर्स जैसे कस्टम बॉडी, प्रॉब्लम्स ऑफ अ डिफरेंट वेट मेजर यहाँ ये हटा दिए थे। और जो 30 करेंसी थी विद इन यूरोप, अलग अलग स्टेट, वो 2 करेंसी में आ गई थी। अब वो 30 करेंसी से रिड्यूस हो गया तो अब की करेंसी रह गई 2 करेंसी। तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। ये आपको मैंने बताया ना, रिस्टोर कर दिया था। अब देखिए द थर्ड टॉपिक है द एज ऑफ अ रेवोल्यूशन। वो कब शुरू हुई थी? 1830 से 1848 तक। तो अब देखो इस टॉपिक में क्या है, सबसे पहले थी मोनोकरेंसी, इसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन आया कब? 1789 में। तो फिर आ गई डेमोक्रेसी, फिर दोबारा से मोनोकरेंसी आ गई। क्यों? क्योंकि नेपोलियन आ गया था। अब जब नेपोलियन भी डिफ्ट कर दिया था तो प्रैब ने तो क्या हुआ यूरोप में, अब कौन सी गवर्नमेंट आई? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अब आ गई थी रेस्टोर्ड मोनोक्रेंसी। इसमें लिखा है ना, यानी कि जो मोनोक्रेंसी थी वो दोबारा से रिस्टोर कर दी गई थी। एंड जो भी बोर्बन किंग डायनेस्टी थी ना, उसके किंग रूल करने लग गए थे। तो इतना समझ में आ गया। तो इतना समझ में आ गया। अब कुछ चीज़ें हैं वो समझिए। पहले क्या चीज़ है? कंजर्वेटिज्म। तो कंजर्वेटिज्म क्या होता है? कमिटेड टू ट्रेडिशनल वैल्यू, यानी कि जो हमारे ट्रेडिशनल वैल्यू हैं उसी के ऊपर कमिटमेंट होना है हमें। और कोई भी चेंज या इन्विटेशंस आता तो उसको हम अप्रोच करते। ये होता है कंजर्वेटेशन या कन्वर्टेशिज्म बोल सकते हैं या कंजर्वेटिव बोल सकते हैं। मतलब इसका मैं छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। पहले जो थी वुमेन्स, वो हमेशा 4 दीवारों में रहती थी एंड रसोई का काम करती थी, फैमिली जितने भी मतलब डिमांड्स थी वो पूरी करती थी। पुरानी बातें, वो कंजर्वेटिज्म में क्या होता था कि जो पुरानी बात है ना, जैसे वुमेन को घर में ही रहना चाहिए, वहीं पर काम करना चाहिए, घर का काम संभालना है, तो वही हम हमेशा मानते रहेंगे। अब जैसे कोई चेंज हो गए हैं कि वुमेन को भी बाहर निकलना चाहिए, काम करना चाहिए, तो उसका भी अपोज करना, ये होता है कंजर्वेटिज्म। एंड इसको फॉलो करने वाले लोग क्या करते हैं? कंजर्वेटिव कर। ठीक है, जब 1815 में नेपोलियन को जब हरा दिया था प्रैब ने, तो यूरोप गवर्नमेंट ने सोचा कि हमने ना कंजर्वेटिव ही फॉलो करना चाहिए। क्यों? देखा, नेपोलियन आया था, मॉडर्न बन रहा था, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न डिसीजन ले रहा था, लेकिन अब वो सारे का मॉडर्न गिरी है, वो सब निकल गए। ओके, नेपोलियन है, उसका मॉडर्निज्म काम नहीं आया, तो हमारी पुरानी परंपरा को फॉलो करना ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। तो हम जो है कंजर्वेटिज्म ही फॉलो करेंगे। जो कंजर्वेटिज्म वो क्या चाहते हैं? दोबारा से मेनोक्रेसी को रिस्टोर कर दे, जैसे नेपोलियन या वो मेनोक्रेसी लाया था। अब दोबारा से हम यूरोप में हम मोनोक्रेसी रिस्टोर कर दे, कंजर्वेटिज्म का फॉलो करें। लेकिन कुछ लोग
लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो नेपोलियन की पॉलिसी अच्छा समझते थे, एंड दोज पीपल थिंक्स द नेपोलियन पॉलिसी आर गुड, और वो हमारे यूरोप सिस्टम को और भी ज़्यादा सूद बना देंगे। एंड ये लोग, इनकी थिंकिंग ये थी कि नेपोलियन की पॉलिसी अच्छी थी। वो कौन कौन से रेवोल्यूशनरीज जो थे वो मोनोक्रेसी को एग्जिस्ट होने नहीं देना चाहते थे, एंड इसलिए रेवोल्यूशनरीज में क्या फॉर्म करती थी, सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म करती थी। अब उन्होंने छुप छुप के सोसाइटी क्यों फॉर्म कर ली थी? तब भी कंजरशिप, जैसे मैंने आपको बताया था नेपोलियन कोड था, उसमें नेपोलियन को कंजरशिप लागू कर दी थी। अगर कोई भी नेता तो उसके बारे में अच्छा छापना है। ओके, कंजर्वेटिज्म थी, क्या कर ली थी, और जो रेस्टोर कर ली थी मोनोक्रेसी थी। अब जो रेवोल्यूशन वो खुलेआम प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते थे, तो इसलिए उन्होंने क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि कंजरशिप थी, तो उन्होंने क्या बना ली थी? सीक्रेट सोसाइटी उन्होंने बना ली थी, एंड मोनोक्रेसी के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। उनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी को पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम था गुज़ेपे मज़ेनी। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशनरी है, और एंड इसको बारे में ध्यान से सुने इसके बारे में। ये जो गुज़ेपे मज़ेनी हैं, इन्होंने बहुत पहले जेल हो चुकी थी, क्योंकि ये देश के लिए लड़ते आ रहे थे, एंड जो एक ईट के लिए रेवोल्यूशनरी थे, ये एक मेंबर रह चुके थे। सीक्रेट सोसाइटी कहाँ पर थी? कार्बोनेरीज में, एंड इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी। एक था यंग यूरोप, और एक जिसका नाम था बैरनी, दूसरी थी यंग इटली जिसका नाम था मार्सलेस। एंड इसकी क्या कुछ थी कि नोबडी शुड रूल अदर पीपल लाइक मनकरी, कि मनकरी में जैसे रूल करता है कोई भी, एक तो किसी पे किसी को रूल अपना नहीं जताना चाहिए। सीक्रेट सोसाइटी मोस्टली यही थिंकिंग थी। इस टॉपिक का क्या था? द एज ऑफ अ रेवोल्यूशन 1830 से 1848 तक। यहाँ जो रेवोल्यूशन है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उसका आइडिया कहाँ से आया था? इसका आइडिया किन लोगों ने दिया था? मिडल लोगों ने दिया था। मिडल पीपल ने दिया था। एजुकेटेड थे, वो ये नहीं चाहते थे कि यूरोप में दोबारा से कंजर्वेटिव की आइडियोलॉजी आए। अब वो चाहते थे हमारी जो सोसाइटी है वो डेवलपमेंट करे। तो कौन कौन सी रेवोल्यूशन आए थे? बेसिकली दो इम्पोर्टेंट है। पहला जुलाई रेवोल्यूशन, ये फ्रेंच में हुआ था, एंड कब की बात है? ये जुलाई 1830 की। अब हमें इसमें क्या हुआ था ध्यान से सुनना है। फ्रांस में जो थे पॉलिटिकल हर बन चुके थे, एंड जो आइडिया ऑफ अ नेशनलिज्म और रिलीजन था फ्रांस में ही आया था, जिससे कि पूरा का पूरा यूरोप जो था इम्पैक्ट हुआ था, एंड इसलिए फ्रांस जो उस टाइम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्लेस माना जाता था। जैसे कि हमें पता है नेपोलियन को हमें डिफीट कर दिया था 1815 में, एंड मोनोक्रेसी दोबारा से रिस्टोर हो गई थी, और जो बोर्बन डायनेस्टी था, किंग है, वो रूल करने लगा था। बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो एजुकेटेड मिडल मैन है, यानी कि जो लिबरल नेशनलाइज, वो ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश में दोबारा से मोनोक्रेसी कंजर्वेटिज्म आए, क्योंकि वो हमारे देश की जो डेवलपमेंट है उसमें हैंडिज्म कर रहे हैं, उसमें दिक्कत डाल रहे हैं। तो वो क्या चाहते थे कि कंजर्वेशन असेंबली सेटअप करना चाहते थे, या फिर डेमोक्रेसी सेटअप करना चाहते थे। तो अब वो क्या चाहते हैं? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनोक्रेसी सेटअप कर लेते हैं, जिसमें क्या होता है, रूल तो किंग ही करेगा अकॉर्डिंग विद द कॉन्स्टिट्यूशन, और जो उसकी परफॉर्मेंस है किंग की, वो कौन देखेगा? पीपल। जो उसकी परफॉर्मेंस होगी उसको ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है। फाइनली किसको लीडर बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशन मोनोक्रेसी, लुइस फिली को। ठीक है। तो जो
मोनोरागी थी उसको ऑन थ्रो करके कौन आ गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन मोनोरागी आ गई थी। अब एक और जगह जहाँ जुलाई रेवोल्यूशन हुआ था, कौन सी जगह है? ब्रुसेल्स में, जो कहाँ पे था, किसके अंडर आता था? ब्लाइजम के अंदर आता था। एंड ये कहाँ पे था? यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड का ये पार्ट है। ब्रुसेल्स, यहाँ के लोग क्या चाहते थे एंड इसलिए फ्रीडम चाहते थे एंड इसलिए उन्होंने स्ट्रगल किया। अब दूसरा कौन सा रेवोल्यूशन था? ये था ग्रीक रेवोल्यूशन। इसके दूसरा नाम क्या है? ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये जो है रेवोल्यूशन, ये एक एग्जांपल था किनके लिए? एजुकेटेड मिडलमैन के लिए। यूरोप में जो मिडलमैन एजुकेटेड मैन थे उनके लिए एक एग्जांपल है, जो कि चाहते थे कि हमारे बेटर लाइफस्टाइल, हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, हमारे ऊपर रूल्स ना करें। एंड इसमें क्या था कि ये जो आइडिया है नेशनलिज्म का, ये लिबरलिज्म का आइडिया है, ये पूरे यूरोपियों ने खेती कर दिया। इस टाइप का ही एग्जाम्पल था जो ग्रीक रेवोल्यूशन था। तो क्या हुआ था? फ्रॉम 15th सेंचुरी, जो 15th सेंचुरी थी तब से ग्रीस जो था वो किसके अंडर था? अंडर द रूल ऑफ ऑटोमन पायर। अब जो ग्रीस के लोग थे उनको भी फ्रीडम चाहिए थी, ठीक है। जो ग्रीस के लोग थे उन्हें भी फ्रीडम चाहिए थी, तो उन्होंने अराउंड 1821 में क्या हुआ था? स्ट्रगल करनी शुरू करती थी। बट क्योंकि वो सारे लोग अकेले, जो ऑटोमन पायर था उसे लड़ नहीं सकते थे, तो उन्होंने किसकी हेल्प मांगी थी? वेस्टर्न यूरोपिक पावर से हेल्प मांगी थी, जिसमें कौन कौन से आते हैं जिसके पास पावर थी उस टाइम के। ऑल्सो इस टाइम में पोइट्स ने भी उनका साथ दिया था। एंड फाइनली जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी 1921 में स्ट्रगल करना शुरू कर दिए थे। एंड 1832 में द ट्रीट ऑफ अ कंस्टेंट ऑफ अ पोल से साइन कराए थे, की गई थी। और जो ग्रीस था उसको डिक्लेयर कर दिया गया था एज अ इंडिपेंडेंट नेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ अ ग्रीक रेवोल्यूशन लेबर को एंड नेशनलिज्म को। ये समझ में आ गया। इससे वॉर और वाफर की काफ़ी नहीं था। जो बहुत सारे लोग आर्टिस्ट हैं, डांसर हैं और म्यूजिशियंस हैं, उनका भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो पॉइंट्स लिखते हैं एंड अपनी जो भी भावनाएं हैं उनको प्रिंट करते हैं, लिखते हैं, लोगों तक फैलाते हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे रोमांटिज्म। तो जो रोमांटिज्म है अब कब आया था? अर्ली 19th सेंचुरी में। एंड इस मोमेंट में क्या होता है, लोगों के अंदर बहुत सारी सेंटीमेंट, इमोशनल आने लगते हैं, किसके रिलेटेड? ट्रेडिशनल कल्चर और रिलीजन के। इंग्लिश में बोले तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ मूवमेंट ऑफ विच ब्रिंग फीलिंग नेशनलिज्म इन द हार्ट ऑफ पीपल। जो बहुत सारे पोइट थे उस टाइम पर, जैसे कि लॉर्ड बाय, फेमस ऑफ पोइटेट ऑन द टाइम, उन्होंने बहुत सारी राइटिंग लिखने, टेक्स्ट लिखने शुरू कर दिए थे। किसके बारे में? कंट्री की ग्लोरी के बारे में। एंड वो कैसे कैसे टेक्स्ट लिखते थे कि वो साइंस और डेवलपमेंट तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट तो ठीक है, एडवर्टाइजमेंट से हमारी टुगेदरनेस पर कुछ भी असर नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे ऐसे वो टेक्स्ट लिखते थे, ठीक है। जॉन गॉटफ्राइड जो है जर्मन फिलोसफर हैं, वो क्या सोचते हैं? जो कि फोकटेल हैं, डांस हैं, वो हेल्प किसमें करते हैं? पीपल ऑफ को फील कराने में, उनकी कलेक्टिविटी आइडेंटिटी। और अपार्ट फ्रॉम अ फेरिटेल डांस एंड अ सॉन्ग, लैंग्वेज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती थी, जिसे भी जैसे कि लोग जो हैं यूनाइटेड फील करते हैं। हम पढ़ते हैं लैंग्वेज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, आपको एग्जांपल दूंगी। जो पोलैंड था उसको पार्टेंट कर दिया गया था द एंड ऑफ 18th सेंचुरी। द ग्रेट पावर, उस टाइम पर ग्रेट पावर कौन थी? पुरेशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। अब जो पोएम है वो एक इंडिपेंडेंट पोएट्री नहीं थी और रशिया स्टार्ट कर दिया था पोलैंड पर
क्या किया, रशिया पोलैंड से भगा दिया एंड पोलिश ने जो टैक्स उसको भगा दिया। एंड वो चाहते थे कि जो स्टूडेंट है पोलैंड के रशिया ही बोलेंगे, रशियन, लेकिन जो पोलैंड के लोग थे उन्हें रशियन की बात नहीं मानी और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को भगाने नहीं दिया। पीपल जो थे वो शो कर रहे थे कि वो रशियन लैंग्वेज नहीं बोलेंगे। जब कोई गैदरिंग होती थी, जब भी वो अपनी पोलिश लैंग्वेज में ही बात करते थे, जिससे कि वो लोगों को बहुत सारी सज़ा मिलती थी। उन्हें सर्वे भेज दिया जाता था, बहुत ही ठंडी जगह भी सरवाइव करना मुश्किल हो जाता था एंड वो रशियन लैंग्वेज का विरोध करते थे, इसलिए उन्होंने कभी कभी जेल भी जाना पड़ता था। अब हम बात करते हैं 1830 की। 1830 जो यूरोप के इकोनॉमिक्स बैड ईयर था, तो क्यों था, एंड क्योंकि यूरोप की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। इससे क्या होता था कि लोगों की डिमांड थी जो पूरी नहीं होती थी एंड रिसोर्स जो थे वो भी बहुत कम थे। एंड जो लोग गांव में रहते थे, रूरल एरिया में रहते थे, वो लोग सोच रहे थे कि अर्बन एरिया में जाएंगे, शहरी जगह पर जाएंगे, वहाँ पर हमें रिसोर्स मिलेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वहाँ पर उनकी हालत बिगड़ गई एंड उन्होंने स्लम्स में रहना पड़ा था सिटी में। तो लोग मतलब बहुत परेशान थे। 1848 में पेरिस लोग परेशान हो गए थे कि ये लोग सड़कों पे आ गए थे कि ये क्या हो रहा है, कभी ये आ रहे हैं कभी वो आ रहे हैं, मतलब जीने देंगे ही नहीं, कुछ ऐसे टाइप का। एक लू इस फैली थी कॉन्स्टिट्यूशन मनकरी का हेड बनाया गया था, जिसको क्रिटिसाइज कर रहे थे लोग, तुझसे तो कुछ हो नहीं रहा, तू गद्दी छोड़ दे, यहाँ से तेरा राज में ना तो खाना मिल रहा है ना बेसिक राइट्स, तू यहाँ पे क्यों कर रहा है, क्या कर रहा है, तो तू हट जा यहाँ से। ओके, आई नेशनलिज्म असेंबली ने क्या किया, एक रिपब्लिक बनाई, राइट किया लोग वोट देने, यानी कि जो लोग 21+ हैं उनको राइट टू वोट है। उनको कौन कौन से राइट देने की सोची, राइट टू एम्प्लॉय एंड राइट टू वर्क। अब हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ऑफ लिबरल 1848। तो ये बात है 1848 की। लिबरल आपको पता है मिडल मैन थे, एजुकेटेड क्लासेस थे एंड दे लीड अ रेवोल्यूशन। उन्हें क्या इतने सारे रेवोल्यूशन लड़े, जैसे कि जुलाई रेवोल्यूशन और ग्रीक रेवोल्यूशन। उन्हें क्या लड़े थे ये सारे, ताकि एक नेशनल स्टेट बन जाए, ताकि लोगों को कॉमन कल्चर, लैंग्वेज, आइडेंटिटी मिले और पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल है वो सारे के सारे जो फ्रीडम है वो भी आए। फाइनली आई 1848 में ऑल जर्मन नेशनल पार्टी। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी बना रहे थे, जैसे कि लोग मिडिल पीपल बहुत ही ज़्यादा रेवोल्यूशन लड़ रहे थे, बहुत ही ज़्यादा सोसाइटी बना रहे थे कि जो मनकरी मोनेक्री है वो चली जाए एंड फाइनल डेमोक्रेसी आए। तो अब कौन सी पार्टी आ गई थी, ऑल जर्मन नेशनल पार्टी आ गई थी। कब हुई थी, 18 मई 1848 में फ्रैंकफर्ट सिटी में फॉर्म हुई थी। इस पार्टी में 831 मेंबर्स जो हैं इलेक्ट हुए थे और जर्मन का कॉन्स्टिट्यूशन जो था ड्राफ्ट किया गया था। क्या हुआ था इस दिन, सारे के सारे मिडल मैन आए थे, द यूज द पार्टी इन द पार्लियामेंट एंड इस पार्टी को पार्लियामेंट में वोट दिया था। मिडल मैन जो थे वो सैड हो गए थे कि हमने इतने रेवोल्यूशन लड़े थे तो वही हमें इग्नोर कर रहे हैं जिनको हमने इलेक्ट किया था। हम बात करते हैं फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में क्या हुआ था। इसमें हम क्या हुआ था, जब आर्मी ने उनको डिस्ट्रॉय कर दिया था तो किंग ऑफ रशिया का जब क्राउन्स पहनाया जा रहा था तो उन्होंने मना कर दिया था कि मैं क्राउन्स नहीं पहनूंगा। एशिया का जो किंग था वो चाहता था कि मैं ही रूल्स करूं, लेकिन अब जो थे अपोजिशन पार्टी भी आ चुकी थी, एक्रोक्रेटी भी आ चुकी थी, मिलिट्री भी आ चुकी थी। ये दोनों क्या चाहते थे, हमारे हिसाब से रूल करेंगे ये पूरे एशिया के किंग, लेकिन उन्होंने क्राउन्स पहनने से ही मना कर दिया था। क्यों मना कर दिया था, क्योंकि वो मोनोक्रेंसी लाना चाहते थे एंड अपने हिसाब से रूल करना चाहते थे। बाद में ये लोग कहते थे कि ये ड्रॉप है, यही सब ठीक कर सकते हैं। कंजर्वेटिव यही समझते हैं कि मिडल मैन फाइट नहीं कर सकते क्योंकि ये कमज़ोर हैं और लोग हमारे साथ हैं।
फिर आती है वुमेन की आवाज़ कि हमें वोट देने का अधिकार होना चाहिए, हमें घर से बाहर निकलने का काम भी हम कर सकते हैं। मतलब वो लड़ते हैं कि क्या कहते हैं, वुमेन्स भी आवाज़ उठाती हैं कि भाई हम भी, अगर हमें भी मना करते तो हम भी तो आवाज़ उठाएंगे ना कि हम ये चीज़ क्यों नहीं कर सकते। तो वहाँ पे भी लेडीज़ों ने, वुमेन्स ने आवाज़ उठाई थी कि हम भी वोट देने का अधिकार है, हमें भी घर की प्रॉपर्टी जो भी है प्रॉपर्टी, हम भी हक के अधिकार है। तो आज के दो पॉइंट्स है वो मैंने आपको इसमें बता दिए हैं, एंड कल की वीडियो में मैं इसके आगे का जो पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी। एंड प्लीज़ अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे कि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशंस आपके पास आ जाएं, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।